नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। उसके कुछ दिन बाद लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो पुरोधा नेता माने जाते हैं, उनमें शामिल हैं, उनको भारत रत्न का ऐलान किया गया। और आज 3 और महान विभूतियों को भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। अ, दुर्योग समझिए कि इन तीनों में से आज कोई नहीं है। चौधरी चरण सिंह, जिनको किसानों का मसीहा माना जाता रहा है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं कुछ समय के लिए, वो भी कांग्रेस के सहयोग से। और दूसरी हस्ती अ, जो जिनको भारत रत्न दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। हालाँकि वो कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये माना जाता है कि जो आर्थिक उदारीकरण का दौर है, वो पीवी नरसिम्हा राव की ही देन है। और जो आर्थिक सुधारों का सूत्रपात इस देश में हुआ, जो शुरुआत हुई, वो उन्हीं के इनिशिएट पर हुई और उन्होंने भारत को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से उबारा था। तीसरी हस्ती जो हैं, वो हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन, जो कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परंपरागत कृषि को छोड़ कर के आधुनिक तकनीक से खेती-बाड़ी करने का एक एक प्रेरणा दी किसानों को। और अगर खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ, तो उसमें जिन अन्य लोगों का योगदान है, उनमें स्वामीनाथन भी माने जाते हैं। स्वामीनाथन कुछ और कारणों से भी याद किए जाते हैं। उनके सहयोग को, उनकी सिफारिशों को सराहा जाता है। हालाँकि जो आयोग उनके नेतृत्व में गठित किया गया था, उनमें कई दूसरे लोग भी थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और जो उस समय उस आयोग को सलाह देने वाले लोगों में शामिल रहे, उनमें से एक मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से हम चर्चा भी करेंगे। सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी साहब से और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णवीर जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपकी चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न बहुत लंबे समय से वैसे तो मांग की जा रही थी और सरकारें बीच में ऐसी भी रही हैं जो दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया गया। कांग्रेस से तो हम अपेक्षा क्या करें, जिसको छोड़ करके चौधरी चरण सिंह ने अलग पार्टी बनाई थी। अलग पार्टी बनाने के लिए वो एक तरीके से विवश कर दिए गए थे। पर ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ ऐसी सरकारें नहीं रही हैं। चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हो, चाहे देवगौड़ा की सरकार हो, आई के गुजराल रहे हों। हालांकि ये आई के गुजराल तो कांग्रेस के ही गर्भ से पैदा हुए थे और वीपी सिंह भी। लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे और अटल जी तो एक दौर में चरण सिंह के साथ काम भी कर चुके। तो मेरा सवाल ये है कि अब पीवी नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर के उनको ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ओमकार जी, चौधरी चरण सिंह जैसा किसान नेता और उनका आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया भारत रत्न देकर, ये देश के किसानों का सम्मान है। ये चौधरी साहब का सम्मान तो है, लेकिन उस पहचान और उन कर्मों का सम्मान है जो चौधरी साहब ने पूरे जीवन किसानों के लिए समर्पित सेवा कार्य किया। आपने कांग्रेस का जिक्र किया। चौधरी साहब पहले कांग्रेस में थे,
उनको मजबूर किया गया, उन्होंने किसानों के प्रति आवाज उठाई और उस आवाज को जब दबाने की कोशिश की तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। और दूसरी बात, कांग्रेस ने उनको दोबारा फिर धोखा दिया जब समर्थन दे के सरकार बनवाई और संसद में जाने से पहले ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। तो ये ऐसा इतिहास है जो काले अक्षरों का इतिहास है, इसको देश का किसान समाज जानता है। चौधरी साहब किसानों के हितैषी रहे, पूरा जीवन किसानों की सेवा में लगाया। चौधरी साहब सर्व समाज के हितैषी रहे, उन्होंने सभी समाजों को साथ जोड़ा, लगाया, और बहुत सारे लोग जो आज की राजनीति में अपने को नेता कहते हैं वो चौधरी साहब के प्रोडक्ट हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत सारे लोग, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, पहले लालू यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, शरद यादव रहे, एक लंबी फहरिस्त है उनके द्वारा जो उनके शिष्य रहे, और ये जो सारे समाजवादी कहते हैं ये सब उन्हीं की देन रही। चौधरी साहब ने अपने जीवन में कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये उनका जीवन का एक ऐसा सिद्धांत रहा है और उसी वजह से उन्होंने हमेशा अपनी एक छाप देश के किसानों के दिल पर छोड़ी। चौधरी साहब ने जब इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई और दिल्ली में जो एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन करवाया, वो एक ऐसा इतिहास था जो इमरजेंसी के अत्याचारों के खिलाफ बुलंद की हुई चौधरी साहब की आवाज थी, और पूरे देश में वो आवाज गई और उन सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया गया। ऐसे अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की। ये बात सही आपने कही कि जो कार्य पूर्ववर्ती सरकारों में जब उनके सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह आज स्वर्गीय हैं, वो कई बार मंत्री रहे, सरकारों में रहे, उन्होंने प्रयास भी किया। ऐसा नहीं है कि चौधरी अजीत सिंह ने प्रयास नहीं किया था। चौधरी अजीत सिंह जब कांग्रेस की सरकार में रहे तब भी किया, दूसरी सरकारों में रहे तब भी प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास में सफल नहीं हो पाए। आज प्रधानमंत्री जी ने साबित करके दिखा दिया कि जो उन्होंने पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी, तो लोगों ने कहा सम्मान क्या होता है? ये सम्मान ये होता है कि उन्होंने देश के किसानों के, सर्व समाज के सर्व हितैषी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान देकर ये देश के किसानों का सम्मान है, ये राष्ट्र का सम्मान है, उनकी सेवाओं का सम्मान है। और जितना शब्द उनके लिए कहा जाए चौधरी साहब के लिए वो कम है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने सम्मान किया। इस अवसर पर जो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, उनका भी अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं रखी थी। परिस्थितियां यहां तक हो गई कि उनकी डेड बॉडी जब लाने के लिए और कांग्रेस कार्यालय में लाने का उस पर आते हैं चौधरी साहब, उस पर आते हैं। चरण सिंह को सम्मान देने का मतलब ये है कि एक पढ़े लिखे, जिन्होंने कई किताबें लिखी, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि अल्पकाल के लिए रहे, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री रहे तो भी उनको बर्दाश्त नहीं किया गया। जब वो मिली-जुली सरकार में, मोरारजी भाई की सरकार में वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे, बाद में उप प्रधानमंत्री रहे, तब भी उनको बर्दाश्त नहीं किया गया। जैसा आपने कहा कि सिद्धांतों से कभी उन्होंने समझौता किया नहीं। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो क्या खेल किया गया उनके साथ, वो भी पूरी किसान बिरादरी जानती है, और उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। चौधरी साहब, बहुत लंबे समय तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कई दूसरी बेल्ट में भी कांग्रेस पनप नहीं पाई, क्योंकि चरण सिंह का एक बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा आदर किसान कम्युनिटी में रहा है। ऐसे समय जबकि लोकसभा चुनाव केवल 2 महीने दूरी पर हैं, इस पूरी बेल्ट में किस तरह का अब भाव रहेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति? क्योंकि ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि चौधरी चरण सिंह के पौत्र
जयंत चौधरी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बातचीत चल रही है और वो इंडी अलायंस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। किस तरह के बदलाव आप इस पूरे एरिया में, खास तौर से जो दिल्ली के चारों तरफ, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, इस पूरी बेल्ट में किस तरह का प्रभाव आप देख रहे हैं? ओमकार जी, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आपने कही, राजस्थान हरियाणा की बात कही, जब से ये घोषणा की है आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा की करवाई गई है, सरकार ने किया है, मेरे पास कितने लोगों के फोन आए हैं इस बात के लिए कि जो काम आज तक नहीं किया गया उसको करके प्रधानमंत्री जी ने दिल जीत लिया है। और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण जो है किसान राजनीति का, आज वो बदल गया, पूरी तरह बदल गया है। और इसका परिणाम चुनाव में पूरे देश के सामने होगा। जबकि ये सम्मान बहुत लंबे अरसे से लोगों की मांग थी, हर व्यक्ति के दिल में मांग थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का से सम्मानित किया जाना चाहिए। और आज उनकी जो हार्दिक इच्छा थी वो पूरी की है प्रधानमंत्री जी ने। तो इसका तो पूरी तरीके से, मैंने आपसे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो किसानों का दिल जीत लिया प्रधानमंत्री जी ने, आज बड़ा दिल दिखाया है। दूसरी ये बताइए कि चौधरी साहब तो पूरा जीवन ये जो सड़कों को जाम किया जाता है, ये जो आंदोलन किए जाते हैं, जनजीवन ठप किया जाता है, इसके खिलाफ रहे हैं। हर तरह के, इस तरह के किसी भी अहिंसक या हिंसक आंदोलन के खिलाफ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके जाने के बाद जो एक रिक्तता आई थी, पहले महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, कुछ दूसरे इलाकों में कुछ दूसरे लोगों के नेतृत्व में इस तरह के आंदोलनों की शुरुआत हुई। महेंद्र सिंह टिकैत के समय फिर भी एक लिहाज होता था, एक थोड़ा ये रहता था कि कम से कम आम पब्लिक को परेशानी ना हो, इसलिए ऐसे मैदानों को चुना जाता था जहाँ पर ट्रैफिक प्रभावित ना हो, जनजीवन प्रभावित ना हो, व्यापार प्रभावित ना हो, बाजार बंद ना हो जाएं, कानून व्यवस्था की स्थितियां पैदा ना हो जाएं, टकराव ना हो जाएं। हमें याद है एक बार जब राजपथ पर उन्होंने डेरा डाला था और एक हल्का सा जो है टकराव दिल्ली पुलिस के साथ हुआ था, अगले दिन उन्होंने आंदोलन वाइंड अप कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि हम इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि जगह-जगह आंदोलन जीवी के नाम से मशहूर कुछ लोग और महेंद्र सिंह टिकैत की औलादें ही इस तरह के कृत्य कर रही हैं कि 13-13 महीने जो है दिल्ली के गले पर घुटना रख करके आप दिल्ली का दम घोंटने पर आमादा हो गए थे। तो एक तरीके से ये एक रियलाइजेशन भी है आज की किसान बिरादरी के लिए कि वो चरण सिंह के रास्ते पर चलना चाहेंगे या इस तरह के अराजक तत्वों के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। ओमकार जी, देखिए, आप जानते हैं अच्छी तरीके से मेरा और मेरे परिवार का, पिताजी का सहयोग और क्या किसान यूनियन के लिए रहा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि पिताजी तो हमारे, जब चौधरी साहब ने भारतीय क्रांति दल बनाया था तब से उनके साथ थे। उसके बाद दूसरा भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई तब भी उनके साथ थे, दमकीपा बनाई थी। तो हमने उस कार्यशैली को, चौधरी चरण सिंह की कार्यशैली को देखा है। मैं दर्शकों को बता दूं, चौधरी कृष्णवीर चौधरी के जो पिताजी थे, चौधरी जयपाल सिंह, वो बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता थे, डाउन टू अर्थ, और हमेशा किसानों के लिए काम करते रहे। जी चौधरी साहब। और उसके बाद जब किसान यूनियन का टकराव पहली बार हुआ था करमू खेड़ी बिजली घर पर, और उस टकराव के बाद फिर हमारे पिताजी वहां गए और बातचीत की, और महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि भाई टकराव ठीक नहीं हुआ, टकराव गलत होता है। क्योंकि पुराने लोग समझते थे कि हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है उसका नुकसान समाज को भी होता है, परिवारों को होता है, तो राष्ट्र को होता है, और उससे
नेतृत्व के ऊपर उंगली उठती है, छवि खराब होती है। चौधरी साहब ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। चौधरी चरण सिंह जी ने कभी डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं सिखाई। उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स सिखाई थी। हर व्यक्ति को उन्होंने कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स सिखाई थी। उनकी जितनी किताबें लिखी हुई हैं किसान राजनीति के संबंधित, अर्थशास्त्र के लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। आज भी उनका जो कहना रहा है वही एक रास्ता है कृषि में सुधार करने का। आप ये तो सोचिए कि आज की क्या परिस्थितियां हैं। हम लोगों ने सारा देखा है, सब हालात देखे हैं। चौधरी चरण सिंह से लेके और महेंद्र सिंह टिकैत तक सब कुछ देखा है। कितनी बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मेरे साथ बैठ के बात करते रहे, कितनी बार उन्होंने सलाह करी, चर्चाएं करी, कहाँ कहाँ हमारे साथ गए और किस तरीके से विचार करके मांग करते थे। देखिए, उस किसान यूनियन में ओंकार जी 5 लोग तय करते थे पहले, जो यूनियन जब बनी थी। और 5 लोगों में चूंकि पिताजी भी थे, इसलिए हमारा बहुत घनिष्ठ सहयोग और नजदीकी रही है। तो वो सब विचार करके करते थे, और वो सारे वो लोग थे जो पुराने लोग थे, और उनके ऊपर कोई भी ये आरोप जिंदगी में कोई नहीं लगा सकता था कि विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना है, या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है उनके कहने पर कुछ होगा। वो सब लीडरशिप ऐसा नहीं होता था। आज की स्थिति में तो मुझे कहने में शर्म आने लगी है कि ये देश विरोधी ताकतें, जो विदेशी ताकतें हैं, वो पैसे के दम पर हिंदुस्तान में इस तरीके के आंदोलन करवाती हैं, इस तरीके की हस्तक्षेप राष्ट्र के अंदर होता है, और जो लोग उसके हाथ का खिलौना बने हुए हैं उनको सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि ये देश बड़ा है, हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये राष्ट्र को, अगर हम कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना बनते हैं तो ये राष्ट्र का हित नहीं करते, हम राष्ट्र का अहित करते हैं। और जब हम राष्ट्र का हित करते हैं तो उससे ज्यादा अपराध मनुष्य जीवन में कर नहीं सकता। जो अपने राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वो कभी किसी भी प्रति, परिवार के प्रति क्या, कहीं भी किसी के प्रति जीवन में वफादारी नहीं होती। ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। और जिन्होंने गलतियां की हैं उनको समझ में आ गया होगा कि ये विदेशी पैसों के ताकत पर ये बड़े बड़े ड्राई क्लीनर और मसाज पार्लर और स्विस कॉटेज और पिज्जा बर्गर और ड्राई फ्रूट और ये सब जो है, और शराब की बंटवारा रोजाना, और पैसा और खाना, ये सब जो है सबको पता है, पूरा देश जानता है कि किसके पैसों पर ये सब किया गया। हमने किसानों के यहाँ बहुत आंदोलन करे हैं, लेकिन ऐसा आंदोलन नहीं हो कभी देखा जिंदगी में। कहां से आएगा ये सब? क्या हमारे यहाँ तो एक सूखी सब्जी और एक पूरी बन के ट्रैक्टर में भर के और आंदोलन में दिल्ली भेज दी, रोजाना का काम होता था। शाम को सुबह को रोटी आ गई, सब्जी आ गई एक बन के, उसके साथ अचार आ गया, तो ये होता था। अब वहां कहां से होता है ये सब जो आज के आंदोलन में किसानों के नाम पर जो आंदोलन किया गया, ये शर्मनाक है। हमने सारा देश का लंबा सफर तय किया है, देखा है हम सब ने। हम हकीकत जानते हैं कि आंदोलन की हकीकत क्या होती है, किसान आंदोलन किस तरीके से किए जाते रहे। ये किसानों के नाम पर आंदोलन, विदेशी पैसों के, विदेशी ताकतों का आंदोलन, ये राष्ट्र हित में नहीं है। अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए, अपनी अंतरात्मा से उनको स्वयं पूछना चाहिए कि वो गलत दिशा और गलत रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। सिर्फ पैसा ही मनुष्य का ध्येय नहीं होना चाहिए जीवन में। डॉक्टर साहब, पहले प्रणब मुखर्जी, जिनका पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा में गया, और अब एक और कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी रहे, पीवी नरसिम्हा राव, उनको भी भारत रत्न दिया है। बड़ा दिल दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 कांग्रेसी नेताओं को भारत रत्न से नवाजा है। मुझे याद आ रहा है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी ने एक चिट्ठी लिखी थी उनको कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी हैं, उनको ये सम्मान दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस सरकार ने सुना तक नहीं था उसको, उसका जवाब तक नहीं दिया था चिट्ठी का।
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया और देखिए जेलेसी, निम्न स्तर की सोच और बौनापन। जब उनको भारत रत्न दिया गया तो ना सोनिया गांधी उस समारोह में शामिल हुई, ना राहुल गांधी और ना गांधी खानदान का कोई और चश्मो चिराग। बस आनंद शर्मा और एक दो लोग थे जो उनके साथ मिनिस्ट्री में कभी काम किया होगा, इसलिए वो वहां मौजूद थे। अब पीवी नरसिम्हा राव अगेन एक ऐसा चेहरा जिन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया, भारत को आर्थिक संकट से उबारा। लेकिन जिस चीज का जिक्र आपने किया था, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी डेड बॉडी शास्त्री स्मृति भवन के पास इंतजार करती रही और 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय में उसको जाने की इजाजत तक नहीं दी गई, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी सोनिया गांधी की चापलूसी नहीं की थी, चमचागिरी नहीं की थी। वो मनमोहन सिंह की तरह फाइलें लेकर के 10 जनपथ नहीं जाते थे स्वीकृति और जानकारी के लिए। पीवी नरसिम्हा राव को सम्मान, वो भी भारत रत्न, कैसे देख रहे हैं आप? एक विद्वान राजनेता का सम्मान, कितनी भाषाओं का ज्ञान था, कितना लंबा राजनीतिक अनुभव था, पूरे जीवन में उन्होंने जो है राजनीति जो की वो स्वच्छता के साथ की थी। और जिस तरीके से उदारीकरण के रास्ते पर उन परिस्थितियों में जब वो सरकार बनी थी उसको संभालने का प्रयास किया और कार्य किया, और 5 साल तक अल्पमत के दल की सरकार को किस तरीके से चलाने का एक कला मैं कहूंगा राजनीतिक नेतृत्व की, वो उन्होंने दिखाई। दूसरा ये है कि आर्थिक दौर को जो पूर्ववर्ती नीतियां रही हैं उनको पूरी तरह बदलने का कार्य नरसिम्हा राव जी ने किया था, क्योंकि मैंने भी उनके कार्यकाल में सरकार में भारतीय गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष के नाते कार्य किया, भारतीय राज्य फार्म निगम के अध्यक्ष के नाते कार्य किया। उनकी कार्यशैली में बहुत एक फ्रीडम थी, लीडरशिप में एक इतना स्वतंत्रता थी कि आप अच्छे विचार और अच्छे कार्यों के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कार्य करिए और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करिए। जब परिणाम आपके पास आप दिखाएंगे तो उससे वो बहुत प्रसन्नता महसूस करते थे और शाबाशी देते थे अच्छे कार्यों के लिए। जब मैंने गन्ने का कंप्यूटराइजेशन की बात की, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, और बैंक से भुगतान की व्यवस्थाओं को शुरू करने के लिए मैंने प्रस्ताव पास किए, और एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ करने के लिए मैंने कहा। ये 3-4 ऐसे बड़े अहम मुद्दे थे जिनका सीधा देश के करोड़ों किसान, गन्ना उत्पादक किसान परिवारों से था। तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, इनको तो आपत्ति थी कि कंप्यूटराइजेशन करने से और जी डॉक्टर साहब, आवाज आनी बंद हुई है आपकी, एक बार आवाज देखिएगा। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है, आवाज चेक करिएगा एक बार। आप डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृष्णवीर चौधरी की आवाज में दिक्कत आई है, क्योंकि बीच में एक कॉल आई थी, उस वजह से हो सकता है कि उनकी आवाज हम तक ना पहुंच पा रही हो। उनको दोबारा जोड़ते हैं।
और कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं, ज़रा जो माइक आपका बंद है उसको खोल दीजिए। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप एक बार बाहर जाकर के दोबारा री-एंटर हो जाइए। एक बार बाहर जाकर के री-एंटर हो जाइए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब अगर दोबारा जुड़ते हैं तो फिर से उनसे चर्चा शुरू करेंगे। तीसरी शख्सियत हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन इस देश के महान कृषि वैज्ञानिकों में शुमार हैं और 60 के दशक में जो देश की हरित क्रांति का चर्चा हम लोग करते हैं अक्सर, उस हरित क्रांति में अहम योगदान देने वालों में से वो एक माने जाते हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्वामीनाथन की सिफारिशों के चलते ही हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ खाद्यान्न के मामले में। और अगर हम आज बहुत सारे अनाज विदेशों को निर्यात कर रहे हैं, तो उसमें भी स्वामीनाथन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 2004 में एक आयोग का गठन किया गया था स्वामीनाथन के नेतृत्व में और उस आयोग के सलाहकारों में डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी भी थे, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैं उनके अनुभवों को भी आपसे साझा कराना चाहता था। 2006 में इन लोगों ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई थी कि साहब अगर आप ये सिफारिशें लागू कर दें तो जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। कांग्रेस की सरकार 2006 से लेकर के 2014 तक उस सिफारिश पर कुंडली मारे बैठी रही। उन सिफारिशों पर कोई काम नहीं किया और कमाल की बात ये है कि इस समय वही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के तमाम लोग जितने भी लग्गे-भग्गे हैं, ये जो आंदोलन करने बैठ जाते हैं, ये चाहते हैं कि जो काम कांग्रेस सरकार ने उन 8 सालों में नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार तुरंत करे। नरेंद्र मोदी की सरकार को भी बने हुए 10 साल हो गए हैं। उनमें से बहुत सारी सिफारिशों को इस सरकार ने ज़मीन पर उतारा भी है। लेकिन 100% स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उनको अभी लागू किया जाना शेष है। और वो ऐसी सिफारिशें थी, जिन पर अगर वास्तव में अमल कर दिया जाए, यानी उनको लागू कर दिया जाए, तो जो भारत की किसानी है, जो किसान है, उनका जीवन स्तर बहुत हद तक जो है, वो सुधर जाएगा। इस रिपोर्ट में एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, औसत लागत जो होती है किसी भी फसल पर, उससे 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश की गई थी। यानी किसान की जितनी लागत है, उसका 50% बढ़ा करके जो है एमएसपी फसलों की तैयारी, फसलों की तय की जानी चाहिए। उसमें ये सिफारिश की गई थी ताकि जो छोटे किसान हैं, उनको फसल का उचित मुआवजा मिल सके, मूल्य मिल सके। समिति का ये भी कहना था कि किसानों की जो फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और मोदी सरकार ने संख्या बढ़ाई है। अब 20 से 22 फसलों को उसमें शामिल कर लिया गया है। ये भी कहा गया था कि गुणवत्ता वाले जो बीज हैं, वो किसानों को कम दामों पर दिए जाने चाहिए। आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की सिफारिश भी की थी। इसके तहत तहत जो सरप्लस
जमीन है वो भूमिहीन किसान परिवारों में बांट दी जानी चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, इसके अलावा सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत करने की बात भी अपनी सिफारिशों में कही थी। और आयोग की एक बड़ी सिफारिश जो है वो महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की भी थी, जो मोदी सरकार ने बनवाया भी है। किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए भी गए हैं और वो अब आसान शर्तों पर ब्याज लेकर के अपना काम भी चलाते हैं। आयोग की एक और सिफारिश थी कि साहब किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाना चाहिए, ताकि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके आने पर उसको मदद मिल सके। सूखा है, बाढ़ है, कई बार फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो उससे जो है उनको मदद दी जाए। कई बार किसान जो है वो कर्ज के बोझ में दब जाता है और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। विदर्भ से हम लगातार ये खबरें सुनते हैं, अभी भी वहाँ आत्महत्याएं होती हैं। तो ये सारी सिफारिशें स्वामीनाथन ने की थी और तसल्ली की बात है कि स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया है मोदी सरकार ने। कृष्णवीर जी जुड़ रहे हैं, तो एक बात जोड़कर चर्चा को जी जी। आगे। डॉक्टर साहब, आप तो स्वामीनाथन के साथ काम कर चुके हैं, उनको जी करीब से जानते रहे हैं। स्वामीनाथन को स्वामीनाथन को जो सम्मान मिला है, इस पर थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है आवाज़ की कुछ दिक्कत अभी भी उनके साथ बनी हुई है। कोशिश करते हैं अगर आवाज़ आ जाए तो। डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, प्रोग्राम को यहीं हमें समाप्त करना होगा। आप सब जुड़े हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी का भी धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय निकाला है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।